अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हाई कोर्ट के अहम फैसले के बाद कि आपने जनाब फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो इस फैसले के बाद एक पुरस्कार सी खामोशी है। इस खामोशी के पीछे कौन सा तूफान मौजूद है और उस तूफान को बर्पा करने के लिए कहां कहां कौन कौन डिक्की में छुप के अहम मुलाकातें कर रहा है, ये आपको बताएंगे इस वीलॉग में। थोड़ा सा ये भी जिक्र करूंगी कि अब पीटीआई के ऊपर मजीद इंतकामी कार्रवाइयां करते हुए कौन कौन मजीद नरगे में आ रहा है और अगली गिरफ्तारियां किसकी होने जा रही हैं, और आखिर में आपको कुछ लतीफे सुनाऊंगी। मैं लतीफे में क्यों कह रही हूँ ये फिर मैं आपको उसी वक्त बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट ये कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ इस चैनल से मुतालिक अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अहबाब में बताएं भी। अच्छा जी व्यूअर्स, सूरत हाल ये कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस जवाद हसन ने जो एक तारीखी फैसला दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है इस चीज का आइन के तहत कि 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाए अगर सूबाई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो इस लिहाज से वैसे भी 24-25 दिन तो गुजर ही गए हैं, तो वक्त बिल्कुल ही कम रह गया है। 60 दिन ही समझ लें कि अब है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कि उसे ये इंतखाब करवाना है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जब से ये हुक्म जारी किया है कि शेड्यूल जारी किया जाए और तमाम जो दीगर इदारे हैं वो उसके साथ ताउन करें, एक पुरस्कार सी खामोशी हमें फजा में नजर आ रही है। मसलन एक तो चीज होती है ना कि भाई आपने कोई फैसला आता है तो आप उसके ऊपर कोई रिएक्शन देते हैं, उसे अच्छा कहते हैं, कोई उसे बुरा कहता है, कोई उसको आईनी कहता है, कोई उसको गैर कानूनी कहता है, जो भी, लेकिन कोई ना कोई आप उसके ऊपर रिएक्शन तो देते हैं ना। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल एक डिफरेंट नजर आ रही है कि हुकूमत ने एकदम चुप साधे हुई है और बिल्कुल उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं आया कि जनाब हाँ जी हम खुश आइन फैसला है, हम तस्लीम करते हैं, हम करवाएंगे, पूरी ताउन करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल खामोशी है। उसकी वजह ये है कि अंदर से चूंकि नीयत नहीं है इलेक्शन कराने की और अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो उसके बाद अब नए सिरे से एक प्लानिंग की जा रही है और वो नई प्लानिंग यही है कि किस तरह से इस फैसले में रुकावट डालकर इसको एक लीगल कवर भी दिया जाए और इसके साथ साथ इलेक्शन में भी ना जाना पड़े। और अब इस सिलसिले में एक बाकायदा जिसको कहते हैं मुशावरत का आगाज हो चुका है, जिसमें कुछ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और उनमें से एक दो ऑप्शन हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं आपके साथ कि मुआशी इमरजेंसी की तरफ या फिर सिक्योरिटी सिचुएशन को बुनियाद बनाकर तो इस तरह की चीजें करके अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती है कि जनाब इसलिए हम इलेक्शन नहीं कराने जा रहे। लेकिन बहुत सारे जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो ये समझते हैं कि जनाब अब अदालत के इस फैसले के बाद, ऐसे तो पहले भी कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना मोहर तस्दीक सब तो हो गई है, वो वाली बात है कि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इससे इनहराफ करे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ताकतवरों का अपना जिसको कहते हैं कि जोर चलता है या फिर आइन चलता है मुल्क में। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या अभी भी आइन की कोई ना कोई हैसियत है हमारे मुल्क में या बिल्कुल ही हमने उसको तार तार कर दिया है। तो ये अब देखना रह गया बाकी, वरना इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। लेकिन चूंकि हुकूमत चाहती नहीं है इस इलेक्शन को कंडक्ट कराना, तो इस सिलसिले में वो पहुंची है जनाब अपने हैंडलर्स के पास, अपने बड़ों के पास। और इस सिलसिले में एक बड़ी दिलचस्प बात है वो ये जनाब कि एजाजुल हक साहब, जो कि आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे समझे जाते हैं और उनकी बातें बड़ी ऑथेंटिक भी होती हैं, और जब भी वो कहीं आते जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई पैगाम रसानी हो रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो जनाब एजाजुल हक साहब ने एक अहम ट्वीट किया और उन्होंने ये ट्वीट लिखा कि एक डिक्की में अहम लोग बैठकर हुकूमती वफ्द जो है वो पहुंचा है एक खास जगह पर और वहां जाकर उन्होंने बड़े लोगों से मुलाकातें करके सारी जो इलेक्शन कमीशन की आगे की सारी प्रोसेस है उसको डिस्कस किया है और हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर अपना जो रोना धोना है वो उन्होंने दुहाई डाल दी है कि जनाब ये क्या हमारे साथ आप कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो है अब नई प्लानिंग जो है उस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा कि किस तरह से इस फैसले को जो है वो पसे पुष्ट डालना है। तो ये एक बड़ी उनकी जो डिक्की में छुप के मुलाकातों का सीन है वो दोबारा से ऑन हुआ है। अच्छा, अब ये ट्वीट उन्होंने किया है एजाजुल हक साहब ने और उसके थोड़ी देर बाद वो ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दी। मजे की बात ये है, और ये पहले भी हो चुका है, पहले भी एजाजुल हक साहब ने एक इसी तरह से बड़ी अहम ट्वीट की और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ी। अब वो उन्होंने खुद डिलीट की या कहीं से कोई दबाव आया तो उन्होंने डिलीट की करवाई गई, ये तो वो खुद ही इस पर बेहतर है कि कमेंट करें। लेकिन जो इस पे बज़ाहिर नजर आता है वो यही कि
उनसे वो ट्वीट डिलीट करवाई गई थी। और अभी भी ऐसी ही सूरत हाल हुई है बिल्कुल, कि जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया उसके चंद घंटों बाद ही उनको वो ट्वीट डिलीट करवा दी गई है। बज़ाहिर मैं तो यही समझ रही हूँ, इससे मेरी असेसमेंट तो यही है, वरना क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं थी कि जिसपे वो खुद अगर डिलीट उन्होंने अपनी मर्जी से की होती तो वो आके उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे देते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ट्वीट डिलीट करते हैं तो वो बता देते हैं कि जी मैंने ये फलां ट्वीट की थी, इसमें ये एक एरर आ गया था, इस वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, या कोई और उसकी वजह हो तो वो वजह बयान कर देते हैं। लेकिन जाज़ुल साहब ने कोई वजह बयान नहीं की और ट्वीट जो थी वो डिलीट कर दी। तो बहरहाल वो ट्वीट का डिलीट होना तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल खबर तो बाहर आ गई है और खबर उन्होंने यही दी है कि डिक्की में फिर से मुलाकात हुई है और पाँव पड़ गए हैं लोग हुकूमती जाकर अपने हैंडलर्स के, सहूलतकारों के, कि हमें बचा लें, हम इलेक्शन में नहीं जा सकते, जो हमारा हाल है इस वक्त। तो ये है जी सूरत हाल पीडीएम की आफ्टर द लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक चीज अब इन्होंने फिर से तय कर ली है कि जो गिरफ्तारियां और ये सारा सिलसिला जारी है वो भी रुकेगा नहीं, उसमें अभी आपको मजीद जो है कुछ तेजी नजर आने वाली है। और मैं आपको बताने वाली हूँ 2 नाम जो कि पीटीआई के अगले नाम हैं हिट लिस्ट पर। एक तो है जनाब उसमें सियालकोट से मशहूर उस्मान डार साहब, जो कि एसएपीएम भी थे पिछले दौर में इमरान खान साहब के, और बड़े वोकल हैं और बड़े आपको मालूम है कि टॉक शोज में, मीडिया में बड़े बढ़ चढ़ कर डिफेंड करते हैं पार्टी को। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब को वो एक आंख नहीं भाते और ख्वाजा आसिफ साहब को वो बहुत टफ टाइम देते भी हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब को टफ टाइम देने वाले उस्मान डार साहब जो है, अब उनका टफ टाइम लगता है कि शुरू होने वाला है और इस सिलसिले में अब बाकायदा उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो अहकामात हैं वो जारी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ उस्मान डार साहब जो हैं वो फिलहाल थोड़े मंजर से गायब हो गए हैं और उन्होंने थोड़ा जिसको कहते हैं ना अपने फोन शोन भी इधर उधर बंद कर लिए हैं और फिलहाल वो कहीं सामने भी नजर नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा साइडलाइन हो गए हैं। तो एक तो ये है और दूसरा नाम है जनाब शौकत तरीन साहब का, जो कि साबिक वजीर खजाना भी थे। अच्छा, शौकत तरीन साहब के बारे में अभी जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि जनाब जनरल बाजवा ने बताया कि जी उन्होंने कोई नैब के केसेस माफ करवाने के लिए भी बात की थी वगैरह वगैरह। तो बड़ी दिलचस्प बात है। मैं ये सोच रही थी जब मुझे एकदम से ये खबर मिली कि शौकत तरीन साहब की अरेस्ट करने के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, तो मैं ये समझी कि शायद वो उन केसेस में कोई चक्कर हुआ होगा। लेकिन बाद में मुझे बड़ा सुन के ताज्जुब हुआ कि उनको किस मुकदमे में डाला गया। उनके ऊपर जनाब वो मुकदमा डाला गया है एफआईए की तरफ से कि जिसमें आपको याद होगा कि एक कॉल लीक हुई थी जिसमें वो पंजाब के वजीर खजाना और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना से बात करते हुए कह रहे थे कि आईएमएफ के साथ जो डील है उसके बारे में चीजें हम सामने रख देंगे कि जी ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए और ये वो। तो उनके ऊपर इस लीक्ड कॉल की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि जनाब ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे कि इन्हें आईएमएफ की डील ना मिले पाकिस्तान को, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे, लिहाजा ये भी बगावत के ज़िम्मे में आता है। तो इसके ऊपर जो है एफआईए ने उनके ऊपर मुकदमा बनाया और उनकी गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाजत भी तलब कर ली है, मिल भी गई है शायद। तो जनाब अब उनकी भी गिरफ्तारी, बल्कि सोशल मीडिया पर तो चल भी रहा था कि शायद वो हो गए अरेस्ट, फिर बाद में कुछ हल्कों ने तरदीद भी की कि नहीं जी अरेस्ट नहीं हुए। तो बहरहाल जी शौकत तरीन साहब भी अब नरगे में आ गए हैं। अब मुझे उनके लिए पर्सनली भी मैं सोच रही थी कि वो तो एक ब्यूरोक्रेट से आदमी है, एक बल्कि कहना चाहिए सॉरी टेक्नोक्रेट से आदमी है, वो कोई ऐसे एक नजरियाती पॉलिटिकल वर्कर या एक जद्दोजहद शुरू से जैसे होता है पार्टी से किसी से मुंसलिक है, तो वो वाला मामला तो नहीं है। ऐसे जो वर्कर्स होते हैं जो ऊपर लीडरशिप में कन्वर्ट हुए होते हैं वो तो थोड़ा सख्त जान होते हैं, चलो जी जेलें काटी होती हैं, मारे खाई होती हैं। तो शौकत तरीन साहब जिस तरह के कैलिबर से हैं वो तो एक टेक्नोक्रेट से आदमी है, उस तरह से पॉलिटिक्स उन्होंने कुछ जाके अवामी सियासत तो की नहीं है और अब उनको भी ये मुकदमे और पकड़ धकड़ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो अगले ये 2 नाम जो हैं ये बहरहाल हिट लिस्ट पर है, देखते हैं इनके साथ अब क्या होता है। और आखिर में जो मैंने बात की कि जी मईशत के हवाले से कुछ लतीफे हैं वो मैं आपको सुना दूं। मईशत के हवाले से लतीफे ये है जनाब कि आईएमएफ ने भी कुछ डंडा चलाया और उन्होंने कहा है कि जनाब आप कशकोल उठा के तो हर दूसरे दिन आ जाते हैं मुँह उठा के, तो जरा अपने गिरबानों में झांके, अपने भी खर्चे वर्चे कम करें तो फिर हमें भी कुछ तरस आए आपके ऊपर कि वाकई आप बड़े नीडी हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने एक किफ़ायत शहरी कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि आप तजावीज़ मुरतब करेंगे किस तरह से हम अपने अखराजात कम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने तजावीज़ मुरतब की हैं वो उनमें से मेरा नहीं ख्याल है कि कोई
50% تجاویز پر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی مشکل کام ہے جو پاکستان جیسے ملک میں صرف ایک خواب ہی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب